हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 15 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैच द फॉलोइंग। रिवोल्ट, राइज अप अगेंस्ट समथिंग, बायकॉट, टू स्टॉप यूजिंग गुड्स मेड इन इंग्लैंड और यूरोप, रेवोल्यूशनरी, अ पर्सन हु फाइट टू ब्रिंग अबाउट ग्रेट चांस, civil disobedience, the refusal to obey certain laws or to pay taxes, Swaraj, the right of the people of a country to rule themselves. ये तो मैचिंग है। राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड पुट दैम इन अ chronological order by writing the number of sequence. In the box one date has been provided for you. क्रोनोलॉजी होती है कि घटनाक्रम, किस तरह से कोई क्या चीज़ पहले हुई फिर बाद में क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1920 beginning of the non-cooperation movement, 1930 beginning of civil disobedience movement, the Quit India movement 1942 और 1990 द रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस आया, असहयोग आंदोलन जिसे कहते हैं, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और सबसे लास्ट में है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट, व्हाट इज सत्याग्रह है। महात्मा गांधी प्रपोज सत्याग्रह, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट based on truth and non-violence. He believed that a satyagrahi should always be truthful and peaceful and refuse to accept what was unjust or unfair. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रपोज किया। प्रोटेस्ट का, विरोध का एक तरीका था जो कि पूरी तरह से सच्चाई और नॉन वायलेंस पे आधारित था। ही बिलीव्ड दैट सत्याग्रही, एक सत्याग्रही को हमेशा सच बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए और अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए मना करना चाहिए कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेकेंड है व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इज़ एन एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1990 विच गेव it the power to imprison any person without trial in a court of law. रॉलेट एक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में लेकर आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। ये इनाम है भारतीयों को जो अंग्रेज़ों ने दिया। किस लिए दिया? क्योंकि वो उनके लिए लड़े थे, जाके अननोन जगहों पे उन्होंने अपनी शहादतें दी, मरे वहाँ पे जाके, लेकिन उसका जो इनाम मिला वो उन्हें 1919 में मिला। पहले रॉलेट एक्ट आया और उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि रॉलेट एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि किसी को भी नो अपील, नो दलील, नो वकील, उठाओ और सीधा जेल में डाल दो बिना किसी ट्रायल के। उसको अपना पक्ष रखने की आज़ादी नहीं थी और इससे अंग्रेज़ों के हाथ में ये पावर आ गई कि वो किसी को भी कहीं से भी उठा के जेल में डाल देते थे और उनको पनिश करते थे। तो इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। थर्ड है वाई डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों सस्पेंड किया? महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑन 5th February 1922 some people set ablaze a police station at Chauri Chaura in Uttar Pradesh. As a result, 22 policemen died. Mahatma Gandhi took responsibility for this violence act and called off the non-cooperation movement. बड़ी अच्छी और कमाल की बात है कि 22 आदमियों की हत्या हुई तो उसकी जिम्मेवारी महात्मा गांधी ने ले ली और उन 22 आदमियों ने जो 250-300 भारतीय मार दिए, नुकसान पहुंचाया, उनका सर फाड़ा, जो कुछ भी था उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। यहाँ तक कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो पीसफुल मूवमेंट हुआ और उसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई हिंदुस्तानियों की, उसके लिए भी महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी लिख के काम चला लिया। महात्मा गांधी काफ़ी ग्रेट व्यक्ति हैं। खैर,
नेम सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हु टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. The name of some armed revolutionaries are Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Rajguru and B.K. दत्त. इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके नाम जो हैं वो आपको आगे बड़ी क्लासों में पढ़ने को मिलेंगे. 5th क्वेश्चन है, स्टेट द गोल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. The goal of the Quit India movement was to achieve complete independence for India. It took place in 1942 to force the British to leave India so that it could become free. Quit India movement, भारत छोड़ो आंदोलन का जो मोटिव था या गोल था, लक्ष्य था, वो था आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना. अब इसमें एक हॉट्स है, उसके बारे में मैं एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ. उसका हॉट्स का क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट नॉन वायलेंस मेथड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी वाज हेल्पफुल इन द स्ट्रगल फॉर आवर फ्रीडम. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आपको लगता है कि नॉन वायलेंस मेथड जो था प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेस्ट का, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने जो वो सजेस्ट किया वो बड़ा हेल्पफुल था फ्रीडम स्ट्रगल में? अगर हाँ तो क्यों, और अगर जो भी आपकी राय है वो आपको यहाँ देनी है. द नॉन वायलेंस मेथड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी वाज हेल्पफुल in the fight for India's freedom. As a peaceful method of protest, it encouraged more Indians to join the movement, especially those who did not favor the violent method followed by other nationalists. It shows the British how determined Indians were about gaining their freedom. Moreover, the British could not use the excuse of maintaining law and order in the country by locking up participants of a peaceful protest. The essential nature of such a protest was that it did not disrupt peace and order. देखिए, थाली ना हमेशा दोनों हाथों से बजती है. रोने का फ़ायदा तब है जब आपको उस रोने से कोई बेनिफिट मिले, वरना जंगल में अगर कोई बच्चा रोता है तो उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. माँ आके वहाँ उसे दूध नहीं पिलाती है, बल्कि और जानवर आके उसे खाने के लिए घेरा बना लेते हैं. नॉन वायलेंस का भी सेम वही चीज़ है कि जब मूवमेंट सक्सेस होने वाला था तो गांधी जी ने उसे विड्रॉ कर लिया. मतलब सब कुछ हम ही करेंगे, गर्दनें भी हम ही कटवाएंगे और सारे सेक्रीफाइस भी हम ही करेंगे. और कमाल की बात यह है कि घर भी हमारे ही है, हम अपने ही घर में हैं, दूसरों से लड़ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. वो चाहे तो हम पे गोली चला सकते हैं. तो इस तरह का ये नॉन वायलेंस सत्याग्रह, ये सब कुछ इन्होंने शुरू किया. इससे एक चीज़ का बेनिफिट बिल्कुल हुआ कि लोग, जो एक मास मूवमेंट बना दिया, लोग अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे थे. कांग्रेस से उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो उनका पक्ष अच्छे से रखेगी, और जब ये मास मूवमेंट बन गया तो इस मास मूवमेंट के तहत उन्हें आज़ादी मिलेगी. लेकिन एक दोहरे चरित्र की पार्टी, एक डबल गेम खेलने वाले लोग, जो उनका नेचर है, जो वकीलों का नेचर है, उसी नेचर के हिसाब से ये पार्टी काम करती रही. लोग सोचते रहे कि हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसका भला किया ये तो आज 70 साल के बाद भी लोगों को समझ आ ही गया होगा. नहीं आया है तो आ जाएगा. आई होप आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ ख़त्म हो गए हैं, आपको इससे बेनिफिट होगा. और बच्चों, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करो. पढ़ाई करके आप अपने पेरेंट्स पे या टीचर पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, जो आपको हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए. आप अपने हिस्से का भी एफ़र्ट करना नहीं चाह रहे हैं. लिख के प्रैक्टिस कीजिए. चीज़ों को समझाने की जिम्मेवारी टीचर और पेरेंट्स की है, लेकिन लिखना तो आपको ही पड़ेगा और समझना भी आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पे आपके ही नंबर चढ़ेंगे भाई, हमारे नहीं चढ़ेंगे. इसलिए पढ़ाई ध्यान से करो,
साल ख़त्म हो गया है, रजाइयों से बाहर निकलो और गूगल बाबा पे डिपेंडेंसी ख़त्म करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।